नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की क्लास में सभी को गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने मूल अधिकार की विशेषताएं की थी। आज हम प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में मूल अधिकार करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, ताकि वो भी इस ऑनलाइन क्लास का फायदा ले सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मूल संविधान के अंदर भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारा टॉपिक है मित्रों। मूल अधिकार हमारा टॉपिक है। हम अनुच्छेद करेंगे 12। अनुच्छेद हम करेंगे कौन सा? अनुच्छेद हम करेंगे 12। इसमें है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा मित्रों, इसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य किन से मिलके बनता है। दोस्तों, राज्य किन किन से मिलके बनता है, तो राज्य की परिभाषा है, देखेंगे हम कि राज्य किन किन से मिलके बनता है। अब इससे पहले हम ये देखेंगे कि राज्य की और कहां कहां राज्य को परिभाषित किया गया है। इससे पहले हम देखेंगे कि राज्य को कहां कहां परिभाषित किया गया है। दोस्तों, एक तो अनुच्छेद 12 में, एक हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 में भी किया गया, अनुच्छेद 36 में। दूसरा हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 में सामान्य परिचय दिया गया है राज्य का, तो परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों राज्य का जिक्र है भाग 4 के अनुच्छेद 36 के अंदर भी है, भाग 6 अनुच्छेद 153 के अंदर भी किया गया है। अभी हम ये देखना चाहेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहते हैं? राज्य की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? राज्य की परिभाषा देखेंगे कि किन किन से मिलके राज्य बनता है। नंबर 1 हम देखेंगे केंद्र सरकार प्लस व संसद। केंद्र सरकार व संसद। नंबर 2 राज्य सरकार व विधानमंडल। राज्य सरकार व विधानमंडल। 3 नंबर है स्थानीय सरकार, स्थानीय प्राधिकार व अन्य प्राधिकार। इन सब से मिलके कहते हैं, ये सब मिलके राज्य को परिभाषित करते हैं। अब राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है, राज्य कैसे बनेगा, राज्य किन किन से मिलके बनता है, ये सब चीजें हो। केंद्र सरकार हो, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल। स्थानीय प्राधिकार का मतलब होता है नगर पालिकाएं, जैसे नगर पालिकाएं हो गया, पंचायत समिति होगी, पंचायत समितियां, जिला परिषद हो गए हैं, जिला परिषद। ये सभी स्थानीय प्राधिकार हैं। अन्य प्राधिकार वे हैं प्राधिकार हैं जो अधिसूचना जारी करने का हक रखते हो।
सूचना को जारी करने का, कानून या विधि बनाने का भी क्या रखते हो, पावर रखते हो। वो अन्य प्राधिकार के अंदर हमारी संस्थाएं आती हैं, वो व्यक्ति आते हैं इसके। अब कहते हैं कि राज्य के लिए क्या क्या और आवश्यकता है, राज्य किन से, कहता है राज्य के लिए निश्चित भूभाग, निश्चित सीमा, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सीमा, क्षेत्र और जनसंख्या। दोस्तों, जिस राज्य उसको कहेंगे जिसका निश्चित क्या हो, भूभाग हो, निश्चित उसकी सीमा हो, बाउंड्री, निश्चित क्षेत्र हो उसका, और उसके अंदर क्या हो, जनसंख्या हो। ठीक है। और सर्वोच्च सरकार हो, सर्वोच्च या सशक्त सरकार हो, सर्वोच्च क्या हो, सरकार, यानी केंद्र सरकार। किसकी बात है, केंद्र सरकार हो। और वो सरकार कैसी हो, संप्रभु। सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब है कि वो सरकार जो आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने में किसी प्रकार का उन पर दबाव नहीं हो, इस प्रकार से वो संप्रभु हो, आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने, विदेशों के साथ मित्रता और संबंध स्थापित करने के लिए उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो, स्वतंत्र हो। अब देखिए, ये है राज्य की परिभाषा कि राज्य केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, पंचायत समितियां, अन्य प्राधिकार। राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसकी सीमा होनी चाहिए, उसका क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सर्वोच्च सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार कैसी, संप्रभु होनी चाहिए। ये राज्य की परिभाषा है, ये राज्य की परिभाषा है। एक मामला था दोस्तों, कौन सा मामला, गुड़गांव ग्रामीण बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये ध्यान देना दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा, केंद्र, राज्य व स्थानीय प्राधिकारों को सम्मिलित करके राज्य को परिभाषित करने वाला मामला कौन सा है, तो गुड़गांव ग्रामीण बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकार तीनों मिलके राज्य को परिभाषित करते हैं। ये राज्य की क्या है, परिभाषा होगी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की जो परिभाषा है दोस्तों, तो इस तरीके से राज्य मिलकर बनता है, जिनका निश्चित भूभाग हो, सीमा हो, क्षेत्र, जनसंख्या हो, और सर्वोच्च सरकार हो, और वो सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। तो इस प्रकार से वो राज्य को परिभाषित करते हैं। बात करें अनुच्छेद 13 की, बात करेंगे मित्रों अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 13 का जिक्र करते हैं हम। अनुच्छेद 13 के अंदर न्यायिक पुनर्वालोकन है। न्यायिक पुनर्वालोकन आंशिक रूप से न्यायिक पुनर्वालोकन है। न्यायिक पुनर्वालोकन ये जो प्रावधान है न्यायिक पुनर्वालोकन का, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिए हमने।
ये न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ दोस्तों क्या है कि संसद यानी विधानमंडल यानी संसद द्वारा, क्योंकि कानून या विधि बनाने का जो पावर या शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। और संसद कोई भी कानून या विधि बनाती है, वो कानून या विधि गलत या सही है, इसका मूल्यांकन, इसका एवल्यूशन कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है। ऐसा नहीं है लकीर का फकीर नहीं बनना, उसमें एक बार कानून बन गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, मूल ढांचे में नहीं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनको जांचा जा सकता है और असंगत होने पर उन्हें शून्य भी किया जा सकता है। ऐसे कंडीशन के अंदर कोई कानून या विधि, शॉर्ट में लिख रहा हूं, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ कोई कानून या विधि असंगत है। क्या है? असंगत है, तो उसे क्या घोषित कर सकते हैं? शून्य घोषित करना। क्या घोषित करना? शून्य घोषित करना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया मित्रों कि संसद कानून बनाती है और वो कोई कानून या विधि अगर असंगत है तो उसे न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है मित्रों। ये हमने प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया है। कोई संसद कानून बनाती है या कोई विधि बनाती है, वो असंगत है, व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। अब बात करें मित्रों अनुच्छेद 13(1) की बात करें। अनुच्छेद 13(1) में लिखा है कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधि, संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि। अब देखिए कि ये प्रावधान 13(1) में किया गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि अगर हमारे अधिकारों का हनन करती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी विधि को क्या किया जा सकता है दोस्तों? शून्य घोषित किया जा सकता है। शून्य घोषित करना, ध्यान देना दोस्तों। क्या दिखा है मैंने कि संविधान के लागू होने से पहले की अगर कोई विधि चली आ रही है, क्योंकि हम जिक्र करें कि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो इफेक्ट पड़ा है वो ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है, और वो परंपराएं, पुराने नियम, पुरानी विधि, पुराने कानून जो अंग्रेजों के बनाए हैं वो ही चले आ रहे हैं। आज जनता उनको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, इसलिए वो विधि अब लागू होगी या नहीं होगी, या वो विधि हमारे भारतीय लोगों के अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 13(1) के अंदर उस विधि को क्या घोषित किया जा सकता है? शून्य घोषित किया जा सकता है। एक तो ये प्रावधान पहले, संविधान लागू होने से पहले। और मित्रों अनुच्छेद 13(2) की बात करें तो संविधान लागू होने के पश्चात, यह है संविधान लागू होने के पश्चात की विधि। अब देखिए दोस्तों ध्यान देना, क्या लिखा है मैंने, ये पहले की वही कहानी है कि इस विधि को हम शून्य घोषित कर सकते हैं। तो संविधान लागू होने के पश्चात अगर हमारा विधानमंडल या संसद कोई भी कानून बनाती है
और वो कानून न्याय संगत नहीं है या असंगत है, तो ऐसी विधि को क्या कर सकते हैं? शून्य घोषित करना। ध्यान देना, मैंने सीधा शॉर्ट में लिखा है, यहां तीर लगा के लिखा है, जो बात बोलनी है मैंने बोल दी। ये ध्यान देना कि 3 में तो 1 में तो संविधान से पहले, लागू होने से पहले अगर कोई विधि हमारे अधिकारों का उल्लंघन करती है, शून्य घोषित होगी। अनुच्छेद 13(1) में। 13(2) में लिखा है, संविधान लागू होने के पश्चात अगर कोई विधि संसद विधानमंडल बनाती है और वो विधि या कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ऐसी कंडीशन के अंदर उस विधि को क्या घोषित कर सकते हैं? शून्य घोषित कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद मित्रों 13 का जिक्र है। अब हम अनुच्छेद करेंगे 14। अनुच्छेद 14 देखेंगे मित्रों। अनुच्छेद 14 में एक तो ध्यान देना, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक हमारे समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। ध्यान देना, 14 से लेके 18 के अंदर बात करें हम अनुच्छेद 14 की। 14 के अंदर 2 प्रकार की समानताएं हैं मित्रों। एक तो है विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष, विधि का समान संरक्षण, ये हमने प्रावधान अमेरिका से लिया है। अमेरिका से लिया है। स्रोत भी याद हो जाएंगे साथ में, अमेरिका से लिया है। अब देखना, विधि के समक्ष समानता यानी विधि के नजर में सभी लोग समान है पद व स्थापन की प्रक्रिया के आधार पर। पद व स्थापन आगे विधि के नजर में यानी विधि की नजर में सभी समान है। विधि के नजर में सभी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पता भी चल रहा है। विधि के समक्ष समानता तो कहने मतलब विधि की नजर में सब नागरिक, सभी व्यक्ति समान है पद व स्थापन के आधार पर। ठीक है, सारे क्या है? समान, इक्वल है। बात करें विधि के समक्ष समानता की। विधि के समक्ष समानता का मतलब है विधि की नजर में सभी वर्गों के लोग या सभी वर्ग समान, क्या कहते हैं? विधि के नजर में सभी वर्गों को समान संरक्षण है। विधि की नजर में या कहें विधि के आधार पर सभी वर्गों को संरक्षण है। सभी वर्गों को संरक्षण है। जो वर्ग पिछड़ा है, जो वर्ग पिछड़ा हो, जो वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं हो, पिछड़ा हो, इस प्रकार से
उनके विकास के लिए राज्य, ध्यान देना, विधि के आधार पर सभी वर्गों को समान संरक्षण तो है, लेकिन जो वर्ग पिछड़ा है, जो वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, उन्हें जोड़ने के लिए राज्य सरकार या कहें देश की सरकार नया प्रावधान कर सकती है। अलग से, मैं लिख रहा हूं अलग से नया प्रावधान कर सकती है। अलग से नया प्रावधान जोड़ सकती है। अब ये प्रावधान है दोस्तों, ध्यान देना। विधि के समक्ष समानता, दो प्रकार की समानता है। विधि लिखा हुआ है, लेकिन फर्क है, सभी लोग इक्वल हैं। ब्रिटेन से लिया, ये ध्यान देना, कई बार पूछ लिया जाता है। ये स्रोत ध्यान देना, क्वेश्चन आता है। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के। विधि के नजर में सभी लोग इक्वल, समान है पद व विस्थापन के आधार पर। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि के आधार पर सभी वर्गों को संरक्षण प्राप्त है। जो वर्ग पिछड़ा हो, जो वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, उन्हें जोड़ने के लिए राज्य सरकार अलग से नया प्रावधान जोड़े सकती है। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से किस आधार पर वो वर्ग पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े हुए वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या तो उनके सामाजिक के लिए कुछ ऐसे कार्य करे, उनको शिक्षा देने के लिए ऐसे कार्य करे, उनके आर्थिक विकास के लिए ऐसा कार्य करे, ताकि वो लोग पिछड़े हुए नहीं रहे, वो एक समाज की मुख्य धारा से क्या कर सके, जुड़ सके। ये राज्य या सरकार नया प्रावधान जोड़े सकती है। अपवाद भी है, ये अपवाद है, अलग से जोड़ सकती है दोस्तों, ये अपवाद है या भेद समझ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इसके 14 के अंदर अपवाद भी है। अपवाद यही लिख देता हूं, अपवाद के अंदर हम देखते हैं कई बार अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 361, ये अपवाद है। इसके अंदर तो है संसद को विशेषाधिकार, सांसदों को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ये विधायकों को विशेषाधिकार, ये है राष्ट्रपति व सभी राज्यपालों के कृत्यों पर दीवानी मामले में अपील नहीं। तो ये भी प्रावधान है मित्रों। ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है। 105 सांसदों को विशेषाधिकार है, 194 में विधायकों को विशेषाधिकार है, 361 में राष्ट्रपति व सभी राज्यों के राज्यपालों के कृत्यों पर दीवानी मामलों में अपील नहीं की जा सकती। ये मित्रों कौन सा आ गया? 14। बात करें मित्रों 15 की, हम अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 के अंदर ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 15 की बात करें हम, अनुच्छेद 15 के अंदर हम देखेंगे कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग,
जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना मित्रों, किसी के साथ, ये शब्द इसी ही तरह ही रटना है। 5 ही शब्द हैं, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनको सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले जाति है, फिर धर्म है, फिर मूल वंश है, फिर लिंग है, फिर जन्म स्थान है। कहीं ऐसे मत करना पहले जन्म स्थान है, धर्म है, मूल वंश है, लिंग है, जाति, ऐसा नहीं। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि वो यूपी का है, वो बिहार का है, वो हरियाणा का, वो चंडीगढ़ का, फलाना का जन्म स्थान या लिंग, मूल वंश, जाति, फलानी जाति का, फलाना धर्म का, मूल वंश का, लिंग, स्त्री पुरुष, तो किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 के लिए कुछ अपवाद है मित्रों। ये अपवाद का जिक्र जरूर करेंगे हम 15(3) में, 15(4) में, और दोस्तों और 15(5) में। 15(4) का जिक्र करें, राज्य बालकों व महिलाओं के विकास के लिए नए प्रावधान करेगा, नए प्रावधान। ठीक है ना। 15(4) का करें, अनुच्छेद 15(4) के अंदर हम देखें दोस्तों कि शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण करेंगे। इसको 15(5) यहां शिक्षण संस्थाएं लिखा है मैंने, मैं अब लिख रहा हूं उच्च शिक्षण संस्थाओं उच्च शिक्षण संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, पिछड़े शिक्षण संस्थाओं में, पिछड़े जरूर लिखना, पिछड़े वर्गों को सीटों में आरक्षण 27%। ध्यान दे लेना मित्रों। अब देखना, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अपवाद के अंदर हम देख रहे हैं 15(3), राज्य बालकों और महिलाओं के विकास के लिए नए प्रावधान करेगा। ठीक है ना। 15(4) में लिखा है शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण। शिक्षण संस्थाएं, ये उच्च शिक्षण संस्थाएं 2006 का मामला है, एम्स का, मनमोहन सिंह जी के सरकार के अकॉर्डिंग 2006 का मामला है ये, एम्स का मामला है। उसमें सीटों का आरक्षण था पिछड़े वर्गों के लिए। तो उससे संबंधित देखिए 93वां संविधान संशोधन 2006 में ये जोड़ा गया था।
ये प्रावधान जोड़ा गया था। 93वां संविधान संशोधन 2006 में जोड़ा गया था कि उच्च शिक्षण संस्थाएं, जो बड़े कॉलेज संस्थाएं जो है, उनके अंदर पिछड़े वर्गों को पढ़ाई के लिए उनकी सीटों का जो आरक्षण है वो 27% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज का हमने टॉपिक के अंदर 12, 13, 14 और 15 अनुच्छेद कर लिए हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।